एडेनिन का अमाउंट ग्वानिन के अमाउंट से इक्वल नहीं होगा कभी भी। 10 में से 5 एडेनिन हो और 5 ही ग्वानिन हो। चार्गफ ने यह बताया कि भाई प्यूरिन का अमाउंट हमेशा इक्वल होगा पिरिमिडिन के, ये बात तो सही है। तो ये सारे अमाउंट आपको फाइंड आउट करने हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे। सो आज हम यहाँ पे दोबारा से एक 12th स्टैंडर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, जिसका नाम क्या है, चार्गफ रूल के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आइए चलिए हम यहाँ पे देखते हैं चार्गफ रूल के बारे में। अब चार्गफ रूल क्या होता है ये देख लेते हैं। चार्गफ रूल जो है वो ये बताता है कि कोई भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर, इन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, कोई भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर जितना अमाउंट प्यूरिन का होता है वो इक्वल होता है अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन के। मैंने यहां पे लिखा अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है कि मेरे पास में एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसके अंदर 10 बेस पेयर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसके अंदर 10 बेस पेयर है। इस प्रकार से 10 बेस पेयर्स हैं। तो यहां पे टोटल बेसेस कितने हो चुके हैं? 10 बेस पेयर के अंदर टोटल जो बेसेस हैं वो कितने हैं? 20 बेसेस। 20 बेसेस। ठीक है, अब 20 बेसेस के अंदर क्या है, 10 हमारे प्यूरिन होंगे और 10 ही हमारे पिरिमिडिन होंगे। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि भाई 10 हमारे क्या है, प्यूरिन है, और 10 ही हमारे क्या है, पिरिमिडिन भी है। अब देखिए यहां पे प्यूरिन होते कौन कौन से हैं? एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, और जो पिरिमिडिन होते हैं वो होते हैं 3। पिरिमिडिन हमारे 3 होते हैं। एक तो होता है यूरेसिल, जैसा कि हम जानते हैं, एक होता है साइटोसिन और एक होता है थाइमिन। ठीक है, बट यहां पे यूरेसिल की बात नहीं हो रही है क्योंकि डीएनए की बात हो रही है, तो यूरेसिल का यहां पे रोल नहीं है। तो मैंने यहां पे लिखा कि भाई द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन। ठीक है, और द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे ये फॉर्मूला आ जाता है A प्लस जी अपॉन T प्लस सी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब प्यूरिन का अमाउंट हमेशा ऑलवेज इक्वल होता है पिरिमिडिन के, जो कि इक्वल टू होता है 1 के। बट ये जरूरी नहीं है कि 10 में से 5 एडेनिन हो और 5 ही ग्वानिन हो, ये कोई मस्ट नहीं है। ये अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 में से 2 ही एडेनिन हो, 8 हमारे ग्वानिन हो, ये भी हो सकता है कंडीशन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्यूरिन के केस में जितना अमाउंट एडेनिन का होगा वो इक्वल होगा, मतलब किसके भाई? ग्वानिन के। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा ही साइटोसिन का अमाउंट कभी भी इक्वल नहीं होता है थाइमिन के। तो यहां पे जो सेकंड रूल आ जाता है वो ये रूल आ जाता है। देखिए, ये तो हो गया रूल नंबर 1, ये तो हो गया रूल नंबर 1। और अगर मैं रूल नंबर 2 की बात करूं तो वो ये है, जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूं कि द अमाउंट ऑफ इज नॉट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ठीक है, तो एडेनिन का अमाउंट ग्वानिन के अमाउंट से इक्वल नहीं होगा कभी भी। और दूसरी चीज, द अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज नॉट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन। ठीक है, तो भाई मैंने देख लिया कि थाइमिन का अमाउंट कभी भी इक्वल नहीं होगा साइटोसिन से,
और ग्वानिन का अमाउंट कभी भी इक्वल नहीं होगा एडेनिन से। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि A प्लस टी अपॉन G प्लस C is not equal to 1 and it is constant for the species. It is constant for the species. Constant for the species. So therefore हमने क्या सीखा कि इरविन चार्गफ ने ये बताया कि भाई प्यूरिन का अमाउंट हमेशा इक्वल होगा पिरिमिडिन के। ये बात तो सही है, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्यूरिन के केस में एडेनिन का जितना अमाउंट है वो इक्वल हो किसके, ग्वानिन के। और कभी भी ऐसा भी नहीं होगा कि भाई थाइमिन का अमाउंट इक्वल है साइटोसिन के, ये कभी भी नहीं होता है। बट हाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन। ये बात सही है, ठीक है। तो ये दोनों रूल को मैंने यहां पे आपको बता दिया है। जैसे कि देखिए, तो हमने यहां पे देखा था कि भाई प्रीवियस के अंदर हमने यहां पे देखा कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन हमेशा अमाउंट ऑफ क्या प्यूरिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू द 1। बट हमने नेक्स्ट में क्या देखा कि एडेनिन का अमाउंट कभी भी ग्वानिन के इक्वल नहीं होगा और साइटोसिन का अमाउंट थाइमिन के इक्वल नहीं होगा। तो ये बात हमको यहां पे क्लियर होनी चाहिए। अब दोनों मैंने आपको रूल बता दिए हैं, तो ये आपके लिए इरविन चार्गफ रूल है। इरविन चार्गफ रूल है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता भी है कि इरविन चार्गफ रूल को एक्सप्लेन करें, तो आपको ये आना चाहिए। अच्छा, यहां से कई बार बहुत ही क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। बेसिक जो मतलब है न्यूमेरिकल्स वो भी आपको आने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दे रखा है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर आपको डीएनए के अंदर एडेनिन का अमाउंट दे रखा है। फॉर एग्जांपल आपको एडेनिन का अमाउंट दे रखा है 20% और आपको यहां पे ग्वानिन का अमाउंट फाइंड आउट करना है, साइटोसिन का अमाउंट फाइंड आउट करना है और थाइमिन का अमाउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये सारे अमाउंट आपको फाइंड आउट करने हैं। अब इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए, जैसा कि आपको एडेनिन का अमाउंट दिया है, तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि भाई 100 मान लेता हूं कि मेरे पास में 100 बेस पेयर हैं, जिसमें से प्यूरिन 50 होंगे और पिरिमिडिन भी 50 होंगे, ठीक है। तो 50-50 मैंने मान लिया। अब एडेनिन का मेरे को अमाउंट दे रखा है, एडेनिन का दे रखा है 20%। अब जितना एडेनिन होगा तो हमको पता है कि थाइमिन भी कितना होगा 20%, और क्या बचा, ग्वानिन कितना बचेगा 30%, और जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, तो ये भी 30% आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ भाई कि 30% हमारे सामने क्या होगा, ग्वानिन होगा, 30% साइटोसिन होगा और थाइमिन कितना होगा 20%। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा कि ये 20%, ये 30% और ये भी 30%। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप आज चार्गफ रूल के बारे में यहाँ पे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट, हम दोबारा से मिलेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो ओके, तो हम दोबारा से नई वीडियो के अंदर मिलते हैं। बाय बाय।